गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवानी सोनी। आज बंधु पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाटू श्याम जी से आप सभी का क्लास 9 की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी कोरोना काल में अपने अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में। क्लास है आपकी 9th, विषय सामाजिक विज्ञान, टॉपिक 2 भारत के भौतिक प्रदेश। और इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, भारत का सामान्य परिचय, जिसमें मैंने आपको बताया था भारत की स्थिति, भारत का विस्तार, अक्षांश देशांतरीय विस्तार और इसके अतिरिक्त प्रमुख चैनल्स आपको मैंने बताए थे। IST के बारे में मैंने आपको बताया था, पड़ोसी देशों के बारे में आपको बताया था। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 2nd टॉपिक, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत के भौतिक प्रदेशों से क्या तात्पर्य है। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो देखिए, आपको पता है हमारे धरातल पर अधिक ऊंचे उठे हुए भाग भी हैं व अनेक धंसे हुए क्षेत्र भी हैं। जैसे समझिए आप, ये हमारी पृथ्वी, ये समझेंगे ये क्या हो गया हमारा अर्थ, धरातल। अब ये धरातल है, आपको पता है कि हमारे धरातल पर कुछ ऊंचे उठे हुए पहाड़ बोल सकते हैं, पर्वत बोल सकते हैं, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम उच्चावच। इनको हम किस नाम से जानते हैं? उच्चावच के नाम से हम इन्हें संबोधित करते हैं। जो आपके ऊंचे उठे हुए भाग हैं, हम उन्हें उच्चावच के नाम से संबोधित करेंगे। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धंसे हुए होते हैं, मतलब गहराई में, जिनको बोलते हैं हम गर्त। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो प्लेन, मतलब मैदानी क्षेत्र। कुछ इलाका कैसा होता है आपका, कुछ क्षेत्र कैसे होते हैं धरातल पर जो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मैदान। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कम ऊंचे उठे हुए व ऊपरी भाग से कुछ समतल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पठार। तो इसी प्रकार आप समझेंगे। वापस देखिए अपने इस टॉपिक को, मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको कि हमारे धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ऊंचे उठे हुए होते हैं, वह कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो नीचे धंसे हुए होते हैं या बहुत अधिक गहराई में होते हैं। जिस प्रकार आपके जैसे पर्वत, पठार, मैदान ये सब पाए जाते हैं, तो वो कैसे, देखो, जैसे ऊंचे उठे भाग उनको कहा हमने पर्वत, और जो नीचे धंसे हुए भाग हैं उनको कहा हमने गर्त। जो गहराई में वहां खड्डे होते हैं जो अधिक गहराई तक जाते हैं, जैसे आपकी ऊंची उठी स्थलाकृति है, ऐसी ही आकृति क्या होती है कि समुद्रों में या फिर अन्य जगहों पर गहराई में स्थित होती है, जिन्हें हम गर्त के नाम से जानते हैं, ट्रेंच के नाम से जानते हैं। तो देखिए, और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो अधिक समतल होते हैं, जिन्हें हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं, तथा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कम ऊंचे उठे हुए होते हैं व ऊपर से समतल होते हैं, उन्हें हम पठार के नाम से जानते हैं। इतना आपका क्लियर? ये मैंने आपको समझा दिया कि उच्चावच के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है, वही हमारी भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक आकार में विभिन्नता पाई जाती है। अब आपको यदि डेफिनेशन देनी हो कि भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप यदि इतना समझ गए हैं जो मैंने आपको अभी समझाया कि उच्चावच के आधार पर जो ऊंचाई व जो गहराई में जो पदार्थ होते हैं, गहराई में जो माखड़ होते हैं, गर्त होते हैं, मैदानी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र होता है, तो इसके आधार पर जो विभिन्नता होती है वही उस क्षेत्र के, उस धरातल पर जो स्थित है भू आकृतिक प्रदेश है। अब आपको यदि एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप लिखोगे, धरातल पर उच्चावच के आधार पर, धरातल पर उच्चावच के आधार पर विभिन्नता का पाया जाना, विभिन्नता का पाया जाना ही
भौतिक प्रदेश कहलाता है। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, भौतिक प्रदेश कहलाता है। फर्स्ट नंबर पे आप अपनी परिभाषा डाल लीजिए। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, भू आकृतिक प्रदेश। यदि हम भौतिक प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जानना आवश्यक है कि भौतिक प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भौतिक प्रदेश की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है कि धरातल पर उच्चावच के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसे भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इतना आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। इस डायग्राम के ऊपर मैं आप पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भौतिक विभाग को या भौतिक आकार को भू आकृतिक दृष्टि से हमारे भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अब आप एक चार्ट बनाएंगे भारत के भौतिक प्रदेश। अब देखिए, हमारे भारत को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से हमारे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट आता है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। डायग्राम में आपको भी समझाऊंगी, पहले ये नोटिस कर लेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये आ गया आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब सेकंड नंबर पे आएगा आपका उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान, ये है आपका उत्तरी विशाल मैदान। थर्ड पे आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ पे आएगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका ये वाला भाग है। अभी आपको डायग्राम में आपको समझा दूंगी कौन सा प्रदेश क्या कहलाता है। ये है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। फोर्थ पे आ गया आपका मरुस्थलीय प्रदेश। और फिफ्थ पे आता है आपका ये वाला भाग, जो तट से लगा हुआ भाग है, तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह। इस प्रकार हमारे भारत को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब आप देख लीजिए साथ साथ कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन से वाले भाग को कहेंगे। ये देख रहे हो, अभी ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम के माध्यम से ही आपको ये सारी चीजें समझनी है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये देखिए आप, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है कौन से वाला भाग है, आपको सिंबल बता देती हूँ। इसके जो इस प्रकार की आकृति में है उसे कहेंगे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड आकृति है इसकी उत्तर का विशाल मैदान। तो देखिए, ये उत्तर का विशाल मैदान है, जिसको मैंने डॉट 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 से प्रदर्शित किया है। ये आ गया आपका उत्तरी विशाल मैदान। थर्ड पे आएगा आपका इसमें प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार को देखिए, ये वाला भाग है दक्षिण में, ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ पे आएगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला निशान है जिसमें प्लस प्लस ड्रॉ कर रखा है, वो हो गया आपका मरुस्थलीय प्रदेश।
मरुस्थलीय प्रदेश। और फिफ्थ पे है आपका ये वाला भाग, तटीय क्षेत्र से लगा हुआ भाग हो गया आपका तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह, इसको आपकी बुक में अलग अलग भी दिया हुआ है कि तटीय मैदान अलग है व द्वीप समूह अलग है। यदि हम इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तटीय मैदान व द्वीप समूह के अंतर्गत ये कंबाइन कर दिया गया है। यदि आप इसको अलग से करना चाहते हैं 6 भाग, तो इसके आप कैसे कर सकते हैं, ये आपका तटीय मैदान आ गया और जो इस वाले भाग है ये द्वीप समूह जो है आपके यहाँ पर, जिसमें आपका लक्षद्वीप आता है, मिनिकॉय, मालदीव, और यहाँ भी आता है आपका अंडमान निकोबार इस साइड। तो इस प्रकार से तटीय मैदान, यदि आप 6 नंबर पे इसके भाग, आपकी बुक में 6 भाग किए हुए हैं तटीय मैदान व द्वीप समूह, लेकिन हम इसको कंबाइन भी पढ़ सकते हैं, तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं अपने इन भारत के भौतिक प्रदेशों के प्रकार के ऊपर, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये हो गया आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड पे देख लिया आप पहले, उत्तरी विशाल मैदान कहाँ पे है आपका, जो माइनस वाले ड्रॉ में दर्शाया गया है उसे उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं हम, ये दक्षिण में ये वाला भाग, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और जो फोर्थ पे आएगा वो होगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश है आपका ये वाला पश्चिम वाला भाग, जिसमें प्लस से ड्रॉ किया गया है, उसे कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं, लास्ट है तटीय मैदान या फिर द्वीप समूह। तो साइड के क्षेत्र हैं ये वाले, इसे कहेंगे तटीय मैदान, और ये हो गया आपके ये वाले द्वीप समूह। इतना आपका क्लियर कि भौतिक प्रदेशों के आधार पर हमारे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये आपको समझ आ गया कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। अब हम पहले बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, किन किन बातों को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो देखिए पहले आप समझेंगे, उसके बाद में नोट करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चापाकार आकृति में फैला हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पश्चिम से पूर्व तक 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर में एक चापाकार आकृति में फैला हुआ है, जो एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कौन? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब सेकंड बात हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ गया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार आपने देख ही लिया। सिंधु नदी से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंधु, और ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। या फिर मैं आपको अलग से इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ आएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए हम यहाँ पे समझने के लिए उत्तरी भाग बना लेते हैं। ये हमने आधा भाग बना लिया समझने के लिए। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हम बात करते हैं, तो ये सिंधु नदी से ये वाला भाग देखिए आप, और ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ पे आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र से 2400 किलोमीटर में एक चापाकार आकृति, मतलब
यह क्या कर रही है, एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रही है। कौन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये हुई आपकी चापाकार आकृति। अब एक बात बता देती हूँ आपको कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसके अंतर्गत सबसे नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वह आपके नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक ऊंची श्रेणियों को, ऊंची ऊंची पर्वत शिखरों को, दर्रों को शामिल किया गया है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, कुछ भागों में विभाजित कर लेंगे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से। क्यों, ताकि आपको पता चले कि कौन सी श्रेणी कौन से हिमालय में स्थित है। और यदि आपको हिमालय के बारे में पता करना है कि हिमालय मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति माना जाता है कि यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय प्रदेश की या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि टेथी सागर के स्थान पर, जो टेथी सागर था कहाँ पे, जैसे आपकी ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ कि जो आपका ये वाला भाग है यहाँ पे पहले क्या स्थित था, टेथी सागर। समझाती मैं आपको डायग्राम के माध्यम से। जैसे यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एक आ गई आपकी यूरेशियन प्लेट उत्तर में और एक आ गई आपकी दक्षिण में इंडोनेशियन प्लेट। तो यहाँ पे हो गई ये यूरेशियन, ये हो गई इंडियन। अब क्या होता है कि यदि कोई भूवैज्ञानिक हलचल होती है और ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो पास आने से क्या होगा कि 2 चीज़ें यदि पास आएंगी तो वो क्या होंगी, टकराएंगी। टकराने के पश्चात क्या होगा कि जो अवसाद है या तो वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे, क्योंकि एक प्लेट क्या होगी, नीचे धंस जाएगी और एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी। तो हल्की प्लेट कैसी होगी, वो ऊपर उठ जाएगी और भारी प्लेट नीचे धंस जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई टेथी सागर स्थित था, मतलब कोई जलीय भाग स्थित था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नदियां थी वह टेथी सागर में अवसादों को जमा कर देती थी ला करके। तो एक टाइम ऐसा आया कि नदियों द्वारा यहाँ पे अवसाद जमा होने के कारण यह क्षेत्र क्या हुआ, ऊंचा उठ गया, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊंचा उठने के कारण, उन अवसादों के ऊंचाई की ओर उठने के कारण तो यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में आप समझ ही गए हैं कि यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी गई है। या फिर यहाँ पर एक टेथी सागर कोई जलीय भाग स्थित था जिसमें क्या हुआ कि नदियों द्वारा टेथी सागर में अवसाद जमा करने के कारण अधिक मात्रा में जब वह अवसाद एकत्रित हो गए तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है कि वह अवसाद ऊपर की ओर उठने लगे। ऊपर की ओर उठने के कारण क्या हुआ, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये इतना आपका क्लियर। अब बात करते हैं अपने मेन बिंदु के ऊपर। देखिए जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, 3। फर्स्ट में आता है आपका महान हिमालय, या इसके और नाम भी है वृद्ध हिमालय या हिमाद्री, और एक नाम और है इसका आंतरिक हिमालय। ये आपको अलग अलग इसके नाम याद रखने हैं। आंतरिक हिमालय कितने नाम होंगे इसके, फर्स्ट पे हमने बांटा है महान हिमालय, इसको इसका ही नाम है वृद्ध हिमालय, दूसरा नाम है इसका हिमाद्री और चौथा नाम है इसका आंतरिक हिमालय। ये आपको अलग अलग इसके नाम याद रखने हैं। सेकंड आता है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय या फिर इसे कहा जाता है मध्य हिमालय
और एक नाम और है इसका हिमाचल हिमालय। इसके आपको अलग अलग नाम है, तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, लघु हिमालय के बारे में पूछ लिया, हिमाचल हिमालय के बारे में पूछ लिया, या मध्य हिमालय के बारे में, तो वो एक ही नाम है, ये एक ही हिमालय के नाम है। थर्ड आता है आपका उप हिमालय, या फिर इसका नाम है निम्न हिमालय, या एक नाम और है बाह्य हिमालय, और एक नाम और है शिवालिक। शिवालिक को भी आपको नाम याद रखना है इसका, यहां मैं ऊपर लिख देती हूं आपको, शिवालिक। यह आपको क्लियर कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? महान हिमालय, मध्य हिमालय व उप हिमालय। अब महान हिमालय को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके नाम क्या क्या बताए मैंने आपको। वृद्ध हिमालय, किसका नाम है? महान हिमालय का नाम। हिमाद्री मतलब हिम से ढका हुआ भाग हिमाद्री कहलाता है। और एक नाम और है इसका आंतरिक हिमालय। ये किसके नाम बताए मैंने आपको? महान हिमालय के। ये था आपका फर्स्ट टाइप, किसका? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। अब सेकंड आता है आपका लघु हिमालय। इसके भी आपको नाम मैंने आपको बता दिए। लघु हिमालय का नाम हो गया मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और थर्ड है आपका शिवालिक मतलब उप हिमालय, निम्न हिमालय व बाह्य हिमालय। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पे कि महान हिमालय को कितने भागों तक बांटा गया है। तो देखिए, ये है आपका जो आपकी एक श्रेणी मैं बना रही हूं, ये है आपकी सबसे उत्तरी श्रेणी, जिसे क्या कहा गया है? हिमाद्री या महान हिमालय। बाकी इसके नाम आपको नीचे लिखे हुए हैं। सेकंड आती है आपकी द्वितीय श्रेणी है, जो उसे क्या कहा गया है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय या हिमाचल हिमालय। थर्ड है आपकी बाह्य हिमालय या शिवालिक। इतना आपका क्लियर? जो हमने 3 भागों में बांटा था वो इस प्रकार है। फर्स्ट वाली जो श्रेणी है वह है आपकी हिमाद्री, और सेकंड आता है आपका मध्य या हिमाचल हिमालय, और थर्ड पे आता है आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक। अब देखिए, हिमाद्री के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि महान हिमालय वृद्ध हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाएगा। तो देखिए, जो महान हिमालय है वह जम्मू कश्मीर में 240 किलोमीटर में फैला हुआ है। महान हिमालय वह असम में है, कितना? 80 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर के लगभग यह असम में फैला हुआ है। अब जो हिमाद्री है या महान हिमालय है, वृद्ध हिमालय है, सबसे अधिक चोटियां। अब यदि इसका विभाजन इस प्रकार किया जाए, हिमाद्री का इतने इतने क्षेत्र तक, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। आपकी जो लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, उसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, आपने ट्रांस हिमालय का भी नाम सुना होगा। ट्रांस हिमालय को हिमाद्री के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जो ट्रांस हिमालय है उसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जो पहाड़ी चोटियां हैं, वहाँ सबसे अधिक जो ऊंचाई पर स्थित शिखर हैं वहाँ हिमाद्री के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, वह कहाँ पे स्थित है? आपकी इस हिमाद्री या फिर महान हिमालय में ही स्थित है। इतना आपको याद रखना है। जो जास्कर व लद्दाख श्रेणियां हैं, देखो ये वाली श्रेणियां हैं, ये जास्कर लद्दाख श्रेणियां,
ये आपकी कहाँ स्थित है? हिमाद्री, ट्रांस हिमालय, मतलब जो हिमाद्री के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय हिमाद्री का ही एक भाग है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएंगी आपकी लद्दाख जास्कर श्रेणियां, और जो आपकी K2 है वो भी किसके अंतर्गत आएंगी? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं हम अपने वृद्ध हिमालय की, जो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। सर्वोच्च चोटियां किसके अंतर्गत आती हैं? महान हिमालय के अंतर्गत, वृद्ध हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। किलोमीटर मत कर देना आप यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाइयों को हमेशा मीटर में नापा जाता है। तो कितनी हो गई? माउंट एवरेस्ट आपकी कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। महान हिमालय जो आपकी वृद्ध हिमालय की जो श्रेणी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, उसमें माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसे सागर माथा या फिर चोमोलुंगमा, ये अलग अलग नाम है, जैसे तिब्बत में चोमोलुंगमा, अलग अलग इनको नामों से जाना जाता है। तो 8,848 मीटर कहाँ पाई जाएगी? महान हिमालय में, वृद्ध हिमालय में माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। सेकंड चोटी आती है आपकी कंचनजंगा, ये आपको नोटिस करना है। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, धौलागिरी, मकालू, मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर, धौलागिरी की 8,117, ये 417, इसकी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। इसकी 8,481 है मकालू की, ये आपको अपनी बुक में देख लेना है, सारी ऊंचाई इसमें दी हुई है। इसके नाम माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सभी चोटियां किसमें स्थित हैं? आपकी महान हिमालय में। जो इसकी ऊंचाई है वह बुक में करेक्ट दी हुई है, तो आपको वही लर्न करनी है। तो कौन कौन सी इसमें हो गई? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा तथा अन्नपूर्णा, ये सभी चोटियां किसमें स्थित हैं? महान हिमालय के अंतर्गत। अब देखिए महान हिमालय में क्या है कि विभिन्न प्रकार के दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल दर्रा है वह, लेकिन आपका किसमें आएगा? हिमाचल दर्रे के अंतर्गत आएगा। महान हिमालय की क्या विशेषता है कि जो प्रमुख नदियां हैं, जो आपकी सिंधु, सतलुज, गंगा, यमुना, ये सभी जो नदियां हैं वह महान हिमालय से ऊंची ऊंची शिखरों से ही प्रवाहित होती हैं। उन नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है? महान हिमालय में, मतलब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत महान हिमालय यह भूमिका निभाता है कि जो भारत का जलीय प्रवाह है, अपवाह क्षेत्र है, वह कहाँ से शुरू होता है? उसका उद्गम स्थल महान हिमालय की चोटियों से। अब सेकंड हम पढ़ते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय कह दो, हिमाचल हिमालय कह दो, सेकंड मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। अब देखिए जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय है, वह महान हिमालय के दक्षिण में स्टार्टिंग इसकी हो रही है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित चोटी को लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि मध्य, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय की देखिए जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल होते हैं, दर्रे होते हैं, वह किस में पाए जाते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत। एक सेकंड में आपको उसकी ऊंचाई बताना भूल गई थी कि कितने मीटर से कितने मीटर तक जो पर्वत श्रेणियां हैं वह पाई जाती है महान हिमालय। तो आप नोट कर लेना एक बात और
कि जो हिमाद्री है या महान हिमालय है उसके अंतर्गत 6000 मीटर से अधिक चोटियां पाई जाती हैं। किसके अंतर्गत? ये महान हिमालय की चोटियों की ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक, ये आपको याद रखना है। अब बात आते हैं वापिस, और मध्य व लघु हिमालय के या हिमाचल हिमालय के मध्य, हिमाचल हिमालय में कौन से कितने मीटर तक की पाई जाएंगी जो पर्वत श्रेणियां हैं, वह है आपकी, नोटिस कर लीजिए आप, 3700 से 4500 मीटर के बीच लघु हिमालय के अंतर्गत जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई होती है 3700 से 4500 मीटर के बीच उच्च पर्वत श्रेणियां पाई जाती है लघु हिमालय के अंतर्गत, और महान हिमालय के अंतर्गत 6000 मीटर से अधिक। अब लघु हिमालय के अंतर्गत और क्या चीजें आती है? देखिए, लघु हिमालय के अंतर्गत या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिमला, नैनीताल, रानीखेत, ये विभिन्न प्रकार के, जो कुल्लू, मनाली, ये किसमें आते हैं? हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो लघु हिमालय है या हिमाचल हिमालय है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो चारागाह हैं वो भी पाए जाते हैं, और पीर पंजाल व बनिहाल दर्रे वो किसमें पाए जाएंगे? लघु हिमालय के अंतर्गत। ये आपको दो दर्रे का नाम भी याद रखना है, पीर पंजाल, बनिहाल, महाभारत श्रेणियां, महाभारत श्रेणियां। अब देखिए, जो विभिन्न प्रकार के दर्रे हैं वह लघु हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है? पीर पंजाल दर्रा, जो कहाँ पे स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर के आसपास जो जोड़ने का काम करता है, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, महाभारत श्रेणियां, वह आपकी लघु हिमालय के अंतर्गत पाई जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे इसमें बाह्य हिमालय के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई दी। लघु हिमालय में आपको इतनी ही बातें याद रखनी कि इसमें कितनी प्रकार की चोटियां पाई जाती है, उसकी ऊंचाई कितनी है। मैंने आपको बता दी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, और विभिन्न प्रकार के जो दर्रे हैं जो मैंने आपको बता दी, पीर पंजाल दर्रा है आपका, बनिहाल दर्रा है, महाभारत श्रेणियां हैं, वह आपकी हिमाचल हिमालय के अंतर्गत पाई जाएंगी। ये वाला भाग है, इसमें हिमाचल हिमालय के अंतर्गत पाई जाएंगी। पर्यटन स्थल मैंने आपको बताई दिए, और विभिन्न प्रकार के दर्रे, जैसे रोहतांग दर्रा है, वह कहाँ स्थित है? मनाली में, कुल्लू मनाली में रोहतांग दर्रा स्थित है। सोलांग वैली, जो सोलांग दर्रा है, वह भी कहाँ स्थित है? कुल्लू मनाली में। तो इस प्रकार जो ये दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, वह कहाँ पाए जाएंगे? लघु हिमालय में। और जो आपका थर्ड आता है वह है आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, जिसे किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी। अब देखिए, लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित जो श्रेणी है उसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं कि जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद होता है वह इस शिवालिक श्रेणी के आसपास ही इन क्षेत्रों में क्या करा जाता है? निक्षेप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जलीय प्रवाह है वह क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चारागाह विकसित हो जाते हैं, जो आपके पशु चारण के लिए चारागाह उपयोगी होते हैं वह विकसित हो जाते हैं। तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चारागाहों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें जो विभिन्न प्रकार की घाटियां हैं, जिसे पश्चिम में यह नोटिस करेंगे, पश्चिम में दून, एग्जाम्पल के लिए देहरादून और कोट पाटलिदून, देहरादून, पाटलिदून। और पूर्व में क्या कहेंगे इसे? द्वार। द्वार जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, हरिद्वार, कोटद्वार।
अब ये इस प्रकार के आपको समझ आ गया कि और इसकी ऊंचाई कितनी है। भाई हिमालय में पाए जाने वाली जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई रहेगी आपकी 900 से 1100 मीटर के बीच। मतलब जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वह पश्चिम वाले भाग में अधिक ऊंचा उठा हुआ है, और जो ये वाला भाग है आपका पूर्वी भाग, इसमें मंद 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 मतलब कम होता चला जाता है, निम्न हिमालय आ जाता है, इसलिए इसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका क्लियर। अब आप देख लीजिए एक बार कि जो हमारे ये हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया था, कौन कौन से।